This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी दिनांक 25 जून 2022 चरक सूत्र अध्याय 1 मूत्रवर्ग शंखं चक्रं जलौकान् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। ऊर्ध्व मूत्राणि अष्टौ निबोध में तो भी इसके बाद में मूत्र के बारे में बात कर रहे हैं। मुख्यानि यानि दिष्टानि सर्वाणि आत्रेय शासन, जो आत्रेय शासन में मुख्य इस प्रकार की बताई गई है। अविमूत्रम अजामूत्रम गोमूत्रम माहिषं चेत् हस्तिमूत्रम अथोष्टस्य हयस्य च खरस्य च। तो अवि यानी कि मेंढा या मेंढी कहते हैं वो, अजा बकरा बकरी, गोमूत्र माहिष मूत्र, हस्ती मूत्र, उष्ट्र मूत्र तो ऊंट का इस प्रकार का मूत्र, हय यानी कि अश्व उसका मूत्र, और खर यानी कि गर्दभ उसका मूत्र। उष्णं तीक्ष्णम अथो रूक्षम कटुकम लवणान्वितम। मूत्रम उत्सादने युक्तम युक्तम आलेपनेषु च। तो मूत्र जो है उष्ण तीक्ष्ण अरूक्ष कटुक रस, कटु रसात्मक, लवणान्वित और उसमें लवण रस है इस प्रकार का, और उत्सादन और आलेपन इसमें इसका प्रयोग होता है इस प्रकार से। तो उत्सादन और अवसादन, उत्सादन ऊपर उठाना इस प्रकार से है, जब कोई भावों की वृद्धि करनी है तो उत्सादन का प्रयोग किया, अवसादन उसको नीचे बिठाना है तो अवसादन की बात में करते हैं। और आलेपन लेप लगाने के लिए भी। युक्तम आस्थापने मूत्रम युक्तम चापी विरेचने। आस्थापन बस्ती में भी, जो निरोह बस्ती है उसमें भी मूत्र युक्त है, और विरेचन करने में भी मूत्र युक्त इस प्रकार का है। ये खासकर दोनों उदर चिकित्सा में प्रयोग में लाए जाते हैं। स्वेदशपि च स्वेदेष्वपि च तद्युक्तम आनाहेषु अगदेषु च। स्वेद के लिए भी ये उपयुक्त है, और आनाह ये जो, और अगद, अगद रोग की मुक्ति के लिए ये उपयुक्त इस प्रकार का है। विषय में विशेषता अगद का प्रयोग किया जाता है। उदरेषु अथ अचार्षसु गुल्मी कुष्ठी कुष्ठिकिलासिषु तद्युक्तम उपनाहेषु परिषेके तथैव च। उदर रोग करके एक रोग है, उसमें अर्श, गुल्म, कुष्ठी, किलास, किलास ये कुष्ठ का ही प्रकार, श्वेत्र जिसको कहा जाता है, विटिलिगो या श्वेत इस प्रकार का कुष्ठ,
उसमें ये उपनाह परिषेक इसके लिए उपयुक्त है। तो उपनाह पोटिस जैसा होता है, तो कुछ द्रव्यों को मूत्र के साथ मिलाकर उसका पोटिस लगाया जाता है और परिषेक किया जाता है। दीपनीय विषग्नंच कृमिघ्नम चोपदिश्यते, और ये दीपनीय विषग्न और कृमिघ्न इस प्रकार से बताया गया है। तो विषग्न भी है, ये एक अलग बात है, और उसको हमें भलीभांति प्रयोग में लाना है। पांडुरोगोपसृष्टानाम उत्तमम शर्म चोच्यते। पांडुरोग से उपसृष्ट जो लोग हैं, उसके ग्रस्त जो लोग हैं, उनके लिए उत्तम और शर्म करने वाला या कल्याण करने वाला इस प्रकार का बताया जाता है। क्लेशमाणं क्षमयेत पीतम मारुतं चानुलोमयेत। पान करने से कफ का पक्व को कम करता है और वात का अनुलोमन करता है। कर्षेत पित्तम अधोभागम इत्यस्मिन् गुणसंग्रह। और अधोभाग जो पित्त है, अधोभाग में उसको आकर्षण करता है, उसको बाहर खींच के लेके आता है। इस प्रकार का इसका गुण संग्रह हो गया। सामान्येन मयोक्तस्तु पृथक्त्वेन प्रवक्ष्यते। अभी ये सब जो वर्णन किया है सामान्य रूप से वर्णन किया, अभी अलग अलग इस प्रकार से करते हैं। अभिमूत्रम सतिक्तम स्यात् स्निग्धम पित्ता विरोधी च। अभिमूत्र जो है किंचित तिक्त रसात्मक एडिशनली, और स्निग्ध और पित्त अविरोधी इस प्रकार का है। वहां वो अरुक्ष कहा गया था, यहाँ तो स्निग्ध कहा गया, और पित्त का अविरोधी है। वैसे मूत्र पित्त को बढ़ावा देने वाला इस प्रकार का है, लेकिन अभिमूत्र इसमें अपवाद इस प्रकार का रहेगा। आजम कषाय मदनम पथ्यम दोषान निहंति च। बकरे का जो मूत्र है वो कषाय मधुर पथ्य और दोषों का शमन करने वाला इस प्रकार का है। गव्यम समुदरन किंचित दोषघ्नम कृमि कुष्ठन। गव्य जो है गाय का मूत्र, वो मधुर किंचित दोषघ्न, मधुरम किंचित दोषघ्नम कृमि कुष्ठन, और कृमि और कुष्ठ इन दोनों में प्रचलन में है। अभी एक गव्य सिद्ध करके एक चिकित्सक के रूप में उभर आ रहे हैं तमिलनाडु में। इसका 2 बरस का कोर्स है, और वैसे पोस्टल कोर्स जैसा ही ज्यादा है। एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए वहां पे बुलाते हैं इस प्रकार से। और इनका कहना है कि ये केवल गाय के आधार पर जो उपद्रव्य उपलब्ध होंगे उसी की चिकित्सा करेंगे, गोमय गोमूत्र और बाकी दही वगैरह इस प्रकार से। लेकिन ये अभी अपने को डॉक्टर समझते हैं, ये एक थोड़ी अलग बात इस प्रकार की रहेगी, और उनको रोग के बारे में या शारीर के बारे में ज्ञान नहीं होता, और इनको सिर्फ गव्य सिद्ध चिकित्सक करके केवल गो आधारित इसी प्रकार की चिकित्सा करनी है, लेकिन वो भी बात नहीं होती, वो बाकी भी दवाइयों का प्रयोग करना आरंभ कर देते हैं। तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। और इसके आगे ये अगर दुर्धर रोगों की चिकित्सा करने लगते हैं, कॉम्प्लिकेटेड केसेस में जाते हैं, तो काफी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। और परिस्थिति ऐसी है, कर्षेत पित्तम अधोभागम यावरून पित्ताश्मरी मध्ये उपयुक्त ठरेल असे वाटते। वो चिकित्सक गोचरण यूज करते, वो क्या है? गोचरण गोमूत्र का अर्थ है वास्तव में हे काय लावलं? वास्तव में ऐसा है कि इन लोगों ने गोमूत्र को सर पे चढ़ा रखा है। वास्तव में गाय से मिलने वाले जो भी प्रोडक्ट है उसमें दूध और घी ये अहम है, और उनको छोड़कर ये गोमूत्र के बारे में ज्यादा बहस की जाती है। गोमूत्र सभी लोगों के लिए अच्छा है, सभी लोगों के लिए इलाज है वगैरह वगैरह इस प्रकार से बताया जाता है। तो वो सही नहीं है।
मूत्र वैसे भी पित्त बढ़ाने वाला इस प्रकार का है, कफ के लिए अच्छा है, वात का अनुलोमन करता है, लेकिन पित्त को बढ़ाता है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो दूध और घी का प्रचलन ज्यादा होना चाहिए था गो आधारित प्रोडक्ट्स के में, लेकिन गोमूत्र का प्रचलन ज्यादा हो गया है। और नैसर्गिक खेती में गोमूत्र और गोमय इसका उपयोग ज्यादा अच्छा है। पालेकर जी का कहना है कि एक गाय 30 एकड़ के लिए काफी है। हर रोज 10 किलो गोमय मिलता है और गोमूत्र मिलता है, तो वो 1 एकड़ के लिए 1 महीने के लिए काफी है। तो एक गाय भी जो दूध भी नहीं देती रही हो, लेकिन गोमय और गोमूत्र दे रही हो, वो भी 30 एकड़ के लिए काफी है, ऐसा उनका कहना है। फिर भी मैं मानता हूँ केवल गोमय और गोमूत्र के लिए गाय रखी जाए, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो दूध भी उसके साथ होना चाहिए। जो गाय दूध नहीं दे रही हो, वांझ हो गई हो अभी इस प्रकार से, उसको पालेंगे, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन प्रचलन जो बढ़ाना है वो दूध देने वाली गाय का ही प्रचलन बढ़ाना है, ताकि दूध और उसके प्रोडक्ट्स सभी हमें मिलते रहेंगे। वैसे त्रिस्कंद कोश में, औषध कोश में अगर हम देखेंगे तो इन सभी के अलग अलग गुणधर्म है। गोक्षीर, ये जो है दूध, गाय का दूध, वो भी बहुत सारे रोगों में उपयुक्त इस प्रकार का है। और उसी प्रकार से दही और बाकी सभी चीजों के बारे में भी जानकारी अच्छी इस प्रकार से मिलती है। तो इनको थोड़ा देखना पड़ेगा। ये जो अधोमार्गम पित्तहरणम इस प्रकार की बात जो बताई गई है, उसके आधार पर जो गॉल स्टोन्स बनते हैं उसमें शायद एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ हमारा निदान प्रायः अम्लपित्त इस प्रकार का होता है, और अम्लपित्त के लिए गोमूत्र अच्छा नहीं है। तो मैं तो भुनिम्बादी का ज्यादा प्रयोग करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा ताम्र, सुवर्ण, सूच्यकर इनका प्रयोग करता हूँ। लेकिन अगर करना है इसका गोमूत्र का प्रयोग तो सोच समझ कर करना बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो समझाने की बात यह है कि गोमूत्र काफी प्रचलन में है, और लोग मानते हैं कि बस गोमूत्र ही सभी रोगों की दवा है। वैसी स्थिति नहीं है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। कंडुंच शमयत पीतम सम्यक दोषोदरे हितम। तो पान करने पर कंडू का शमन करती है, और दोषोदरे हितम, दोषोदर जो है उसमें वातज पित्तज, वातज कफज में खासकर पित्त का रखा है। अर्ष शोफोदरग्नंतु सक्षारम माहिषम सरम। माहिष मूत्र जो है अर्श, शोफ और उदर, इनका नाश करने वाला क्षार युक्त इस प्रकार का है, सर है। वो ज्यादा प्रचलन में नहीं है वास्तव में। हास्तिकम लवणम मूत्रम हितंतु कृमिकुष्ठिनाम। हाथी का जो मूत्र है वो लवण रसात्मक, और कुर्मी और कुष्ठ इन रोगों में प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरी एक बात यगो जोशी सर ने आज बताई थी, लेकिन ध्यान में रखने जैसी इस प्रकार की है कि किसी एक औरत को उन्होंने गोमूत्र का सुझाव दिया था, और उन्हें स्ट्रांगली विरोध किया कि मैं गोमूत्र नहीं लूंगी। तो इन्होंने पूछा क्या तुम्हें स्वाद पसंद नहीं है, उसकी घृणा है? तो बोली वो बात नहीं है, लेकिन अभी गायों को हार्मोन्स दिए जाते हैं और ऑल हार्मोन्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। सभी हार्मोन जो है यूरिन के द्वारा उत्सर्जित होते हैं। तो अभी खास करके जर्सी गाय का या जर्सी भैंस का जो गोमूत्र मूत्र होगा, वो निश्चित रूप में उसमें हार्मोन्स आते रहेंगे। और फिर एक बड़ी समस्या है कि इस प्रकार से हार्मोन्स लिए जाते हैं शरीर में, तो प्राणियों के द्वारा, तो मुसीबत उससे हो सकती है। तो एक तो ये अननेचुरल है, इस प्रकार से हार्मोन्स गायों को या भैंसों को देना, ये तो अननेचुरल है। लेकिन ये शॉर्टकट्स है दूध बढ़ाने के लिए, सभी जगह इसका प्रयोग हो रहा है, तो हमें इससे बचना है। और उस अवस्था में गोमूत्र
का प्रयोग नहीं करना है। खास करके तो गोमूत्र लेना है वो देसी गाय का ही लेना है, जर्सी गाय का लेना ही नहीं है। इस प्रकार से प्रशस्तं बद्धविण्मूत्र विषश्लेष्मा मयाश्रसाम सतिक्तं श्वासकासग्धम अर्शौघ्नम चोष्टमुच्यते। तो ऊन का जो मूत्र है वो बद्धविण्ड मूत्र के लिए प्रशस्त, विष श्लेष्मामय और अर्श, विष कफ रोग और अर्श के लिए, सतिक्तम श्वासकासघ्नम किंचित तिक्त श्वासकासघ्न अर्शोघ्नम चौष्टमुच्यते। और अर्शोघ्न इस प्रकार का उष्टमूत बताया गया है। तो ये खास करके आखाती देशों में या फिर राजस्थान जैसे में प्रचलन में लाया जा सकता है। ऊँट का जो मूत्र है वो वहाँ ये उपलब्ध है। वाजिनाम तिक्त कटुकम कुष्ठ व्रण विषापहम। अश्व का जो है वो तिक्त कटुक कुष्ठ व्रण और विष इनको दूर करने वाला। तो ये एक अहम मुद्दा है कि काफी मूत्र के गुणधर्मों में विष के बारे में निर्देश है, और उसके बारे में हमें जरूर सोचना है। कृमिघ्न भी है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। खरमूत्रम अपस्मारोन्माद ग्रह विनाशनम, ये अलग है। खरमूत्र जो है अपस्मार, उन्माद और ग्रह विनाशन, तो ये हमारे लिए एक अहम बात हो सकती है कि हार्मोन डिसीज मध्ये मूत्र विरेचनीय गण वापरावा का। हाँ, एक बात हो सकती है इसके, अगर संचित हार्मोन इस प्रकार से शरीर में रहे हैं तो मूत्र विरेचन से उनको दूर निकाल सकेंगे, ये एक बात हो सकती है। तो थोड़ा सा उसके बारे में सोच सकते हैं। उष्ण तीक्ष्ण कटु असूनही विषग्न कार्य कसे करीत असे। अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि ये शोधन के जरिए काम करने वाला इस प्रकार का है, और विषयों को इस प्रकार से बाहर निकालना, ये एक इसका काम होता है। मैंने एक अजीब बात सुनी थी, सुभाष पाद्ये थे, उन्होंने यहाँ बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में रिसर्च किया था, और रिसर्च था उनका ताम्र और लोह भस्म के बारे में। तो ताम्र को जब उन्होंने उसकी शुद्धि प्रक्रियाएं और मारण प्रक्रियाएं ये देखी, तो स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहते थे एक्चुअली भस्मों का। तो फिर बाद में वो इस नतीजे पर आए कि स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि करीबन 150 से ज्यादा इस प्रकार की शोधन मारण की प्रक्रिया केवल ताम्र के लिए पाई जाती है। तो कैसे स्टैंडर्डाइज करेंगे? ये एक उनका अहम मुद्दा इस प्रकार का था। दूसरी बात उन्होंने जो बताई, उस समय सभी वैद्य ऐसा समझ रहे थे कि भस्म ऑक्साइड है, तो वो तंग आ चुके ये सुनकर, और उन्होंने कहा ये ऑक्साइड नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक ही कॉम्प्लेक्स बनता है, इस प्रकार की बात नहीं है। तो उन्होंने 6 सैंपल्स कलेक्ट किए थे, 2 वैद्यों के यहाँ से उन्होंने खुद बनाए, और 4 कंपनियों के सैंपल्स थे ताम्रक भस्म के। और जब टॉक्सिसिटी स्टडी किया गया तो 4 ही कंपनियों के जो सैंपल्स थे वो सदोष थे। उसमें टॉक्सिसिटी पाई गई, कम ज्यादा मात्रा में, लेकिन टॉक्सिसिटी थी। और केवल जो वैद्य ने जो 2 सैंपल्स बनाए थे, घर पे बनाए थे, वो नॉन टॉक्सिक थे। तो ये इनके लिए बड़ा हादसा था। उन्होंने तो सोच के रखा था कि टॉक्सिक होंगे ही, हमें सिर्फ ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये टॉक्सिक है, इस प्रकार से। तो जब पता चला कि ये टॉक्सिक नहीं है, तो टॉक्सिक क्यों नहीं है ये खोजने की उन्होंने कोशिश की, और उनका ऑब्जर्वेशन रहा कि इनका एलिमिनेशन लिवर के जरिए होता है, तांबे का, और बाकी सब जो है वो मूत्र के जरिए बाहर निकाले जाते हैं। तो उससे टॉक्सिसिटी हो सकती है।
तो एक थोड़ा अजीब ऑब्जर्वेशन है कि मूत्र के द्वारा अगर विष को बाहर निकाला जाता है तो विषघ्न कार्य इस प्रकार का कर सकता है। तो ये एक बात ध्यान में रखनी इस प्रकार की जरूरी रहेगी। जंगम विष व स्थावर विष परस्परचे औषध म्हणून वापरता येते। यावरून मूत्र हे एक प्रकारे जंगम विष सारखे असावे। सही है, लेकिन ये विषघ्न परिणाम बता रहे हैं और जो विषारी जहरीले पदार्थ जंगम में उपलब्ध होंगे वो स्थावर विष के खिलाफ होंगे। यहाँ मूत्र खुद विष है ऐसी बात नहीं बताई, मूत्र विषघ्न है ये बात बताई गई है। और ये द्वंद्व जो है स्थावर और जंगम विष का, कि स्थावर विष के लिए जंगम विष और जंगम विष के लिए स्थावर विष इस प्रकार से दिए जाते हैं। तो वनस्पति जो विष है तो उसके लिए जंगम विष काम में आएगा, जैसे कि सर्प का विषय है, बिच्छू का विषय है वगैरह वगैरह, ये साक्षात जंगम विषय है। तो सर्प विषय काफी रोगों में प्रचलन में लाया जाता है, ऐसा है। तो आम है पण विष आहे, लेकिन वो एक अलग बात है। आम विष बनता है वो दोष दूष्य समूर्छना होके या साम दोषों के जरिए इस प्रकार का बनता है, शरीर में ही बनता है। अन्य दोषेभ्य एवाति दुष्टेभ्यो न्योन्यमूर्छना कोद्रवेभ्यो विषस्येवं वदन्त्यामस्य संभवम। ये जो भट्टाचार्य बताते हैं कि कोद्र में जिस प्रकार के विष निर्माण होता है उसी प्रकार दोषों की समूर्छना से ही आम विष शरीर में बनता है इस प्रकार से, और वो विष जैसा परिणाम दिखाता है। दंडकालसक वगैरह जो विकार है इसमें ये आम विष बहुत खतरनाक हो सकता है, मृत्यु भी आ सकती है। तो इसलिए उसको विष कहा गया। नहीं तो शांतिराम विकाराणाम भवति त्वोपतर्पणा त्रिविधं त्रिविधे दोषे तत्समीक्ष प्रयोजयेत, कि आम विकारों की शांति लंघन से, अपतर्पण से ही होती है। प्रभुते शोधनम, अगर प्रभुत मात्रा में आम दोष है तो उसका शोधन करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार के आम विष में ये विष काम शायद कुछ हद तक करेंगे उसमें, लेकिन ये विष के रूप में, विषघ्न के रूप में काम करेंगे। सर्प विष वगैरह साक्षात विषय है और वो स्थावर विषय के खिलाफ विषघ्न के जरिए काम करेंगे। और उसी प्रकार स्थावर जो विषय है वत्सना वत्सना वगैरह इस प्रकार से वो जंगम विष के खिलाफ, सर्प विष वगैरह के खिलाफ काम करेंगे। अब यहाँ गौमूत्र या सब जहरीले है ये बात नहीं है, फिर भी वो विषघ्न है। ये जरूरत नहीं है कि खुद विष हो तभी दूसरे विष का नाश करे। तो विषघ्न परिणाम इन दोनों के दिख सकते हैं। और शायद ये भी एक बात हो सकती है, अभी एक CSIR ने एक केमोथेरेपी ड्रग को आई थिंक सिस्प्लाटिन के बारे में बात हुई है, ये गोमूत्र की जोड़ दे दी और उसके ऊपर रिसर्च हुआ तो पता चला कि गोमूत्र का प्रयोग करने से कैटालिटिक एक्शन मिलती है गोमूत्र की, और फिर डोज कम हो जाता है केमोथेरेपी ड्रग का। उन्होंने ये पेटेंट कैडिला नाम कंपनी को बेच दिया। कैडिला ने उसके ऊपर दवा निर्माण करके बाजार में लाई। अब जब डोज कम हो जाता है तो काफी फायदे होते हैं। एक तो प्राइस कम हो जाती है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरी बात जो है वो उसके साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। तो ये एक अनूठा संशोधन है कि केमोथेरेपी के बारे में उसका डोज कम करने के लिए कैटालिटिक के रूप में गोमूत्र का प्रयोग इस प्रकार का किया गया है। अब ये भी बात हो सकती है कि उसके जो जहरीले परिणाम है वो भी गोमूत्र कम करेगा। और उस दृष्टि से भी उसका अगर प्रयोग होता है गोमूत्र का जहरीले पदार्थों के बारे में, तो भी एक बात हो सकती है। अभी एस्पिरिन से लेकर बहुत सारे द्रव्य है जो कॉमन प्रचलन में है, उन सभी के बारे में ये बात
हो सकती है कि उसको गोमूत्र की भावनाएं वगैरह इस प्रकार की दी जाए, तो उसके विषय कारक जो परिणाम है, विषय स्वरूप परिणाम है, वो कम इस प्रकार के हो जाएंगे। मलबाग है और विषग्न कैसे समझेंगे और विषग्न कैसे समझेंगे? जगत्तेव मनौषधम न किंचित विद्यते द्रव्यम वशान नानार्थ योग हो, ये जो बात कही गई है, उनके लिए वो मलभाग है, त्याज्य है इस प्रकार से। लेकिन यही मलभाग वनस्पतियों के लिए पोषक है, वो उनका खाद है इस प्रकार से। और वनस्पतियों का जो हमारे लिए उपयुक्त भाग नहीं है, एक बार हमने फसल काट ली तो जो पौधा पीछे रहता है वो पशुओं के लिए खाद्य है। तो ये सापेक्ष संज्ञा है। मलभाग होना या सारभाग होना इस प्रकार से, और उस प्राणी या उस वनस्पति के हिसाब से ये सार और मल इस प्रकार के होते हैं। दूसरों के हिसाब से वो वैसे ही मल ही रहेंगे, ये बात नहीं है। अभी इस प्रकार के बात को लेकर कि इसमें पुरुष और मूत्र वगैरह का प्रयोग होता रहता है, तो ये कितनी गंदी मेडिसिन है। ऐसा उसके बारे में लोग बहस करते हैं कि देखो ये आयुर्वेद में इस प्रकार के गोमय का गोमूत्र का प्रयोग किया जाता है, उसका पान करने के लिए कहते हैं वगैरह वगैरह। तो ये घृणास्पद है, इस प्रकार से बोलने की कोशिश करते हैं। तो घृणा एक अलग चीज है। किसको किसके बारे में घृणा होगी ये बता नहीं सकते, लेकिन कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि जिसका औषध उपयोग नहीं है। तो ये हमारे देखने का तरीका है कि हम उसको उसका मल समझ रहे हैं, और जो मल है वो इस प्रकार से कैसे काम करेगा। तो एक बात ऐसी होती है कि वृद्धि समान सर्वेशा विपरीत विपर्य, या सामान्य में वृद्धि कारण, ये जो बात बताई गई है उसके आधार पर ये भाव शरीर में उस भाव की तरफ, शरीर में जो मूत्र है उसकी तरफ चला जाएगा। और फिर मूत्र की बढ़ोतरी होगी, मूत्र बाहर फेंका जाएगा। ये बात हो सकती है। तो शोधन इसके जरिए जरूर हो सकता है। और विषय ये क्या है, ये एक बार फिर से देखना पड़ेगा कि हम टॉक्सिक किसको कहते हैं, विषय किसको कहते हैं। तो शरीर में पहुंचने के बाद कोई द्रव्य या शरीर में निर्माण हुआ इस प्रकार का आम विषय, इसके बारे में सोचते हैं तो ये शरीर के लिए जहरीला काम करता है, यानी कि ओजस को कम करता है। और मार भी सकता है, इस प्रकार से मृत्यु भी आ सकती है। तो ऐसे हालात में विशेषज्ञ चिकित्सा करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा, अगर हमें बचना है विषय से। और इसमें जो द्रव्य विषय का शमन करे उसको बाहर निकाल दे, तो विषयज्ञ काम करेगा। लेखन असूनही मूत्राचा ग्रंथीमध्ये असा उल्लेख कुठेच नाही। तो वही बात है कि जिसके बारे में निर्देश नहीं है उसके बारे में बहस नहीं कर सकते। क्यों नहीं है निर्देश, इस प्रकार से जो निर्देश है उसी के बारे में बहस हो सकती है कि उसकी संगति कैसे लगाना, इसके बारे में बहस हो सकती है। लेकिन जिसके बारे में निर्देश नहीं है उसमें बताया नहीं जाता। वैसे रक्त पित्त में रक्त प्रधान दोष है, पित्त दोष है, और रक्त मोक्षण एक अच्छी की चिकित्सा होनी चाहिए। लेकिन रक्त मोक्षण के बारे में कहीं नहीं बताते, रक्त मोक्षण चिकित्सा है ही नहीं रक्त पित्त में। प्रतिमार्गंच हरणम रक्त पित्ते विधीयते, प्रतिमार्ग से हरण यही रक्त पित्त की चिकित्सा बताई जाती है। तो ये अजीब लगता है कि रक्त ही दूष्य है, पित्त प्रधान दोष है, तो रक्त मोक्षण क्यों नहीं। शुरू में जब रक्तस्राव होता है, रक्त क्षय की स्थिति आ जाती है, तो एक अलग बात है। लेकिन उपचार के रूप में बाद में
ये बिगड़ा हुआ पित्त जो रक्त में आश्रित है उसको निकाल देने के लिए रक्तमोक्षण शिराव्यथ चिकित्सा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। उसी प्रकार से लेखन होने के बावजूद इसके ग्रंथि अर्बुद वगैरह इस प्रकार में लिखा नहीं गया, इसकी चिकित्सा का उपयुक्तता है इस प्रकार से। तो खरमूत्र जो है अपस्मार उन्माद ग्रह इनका विनाश करने वाला है। तो इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे कि ये सभी डिफिकल्ट है, उन्माद अपस्मार और ग्रह बाधा, और खास करके ग्रह बाधा की जो एक मुसीबत सी हो जाती है। तो इस प्रकार के ग्रहावेश खास करके बच्चों में देखे जाते हैं, बड़े लोगों में भी देखे जाते हैं, लेकिन बच्चों में देखे जाते हैं। तो शायद खरमूत्र जो है रासव का मूत्र, उससे कुछ मेडिसिन बनाए कि जो इसके काम में आए। शायद जटामांसी, वेखंड या वचा और बाकी ऐसे कुछ द्रव्यों को लेकर उनको खरमूत्र की भावना दे देंगे और उसकी गोली बना के लोगों को खिलाएंगे। तो ये ग्रह बाधा विनाशन के लिए फायदेमंद हो सकता है, या उसका तीक्ष्ण अंजन बन सकता है मनस्थिति को काबू में लाने के लिए। तो एक अंजन के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। और वेखंड इस प्रकार में एक अच्छा है, वचा जो है वो अच्छा द्रव्य है ग्रह विनाशन के लिए। तो इन प्रकार के बाकी गोरखमुंडी है, तापसानांच वृक्ष, ये भी इसके बारे में प्रयोग है। ब्रह्मदंडी है, इनका भी इसमें प्रयोग हो सकता है। तो शायद खरमूत्र के बारे में थोड़ा सोचे। अब ये बहुत लोग कम हो गए हैं जो गर्दभों को पालते हैं, देहातों में ये घूमने वाले रहते हैं। तो मूत्र तो मिलना चाहिए आसानी से, मुझे नहीं लगता मूत्र नहीं मिलेगा। फिर भी वो एक बार मिला के इस प्रकार से अगर कुछ दवाइयाँ उसकी बनाते हैं, तो ये खरमूत्रम अपस्मार उन्माद ग्रह विनाशनम, अपस्मार उन्माद और ग्रह इन तीनों का विनाश करने वाला है। इति होक्तानि मूत्राणि यथा सामर्थ्य योगतः। तो इस प्रकार से यहाँ मूत्र सामर्थ्य के अनुसार बताए गए। अतः क्षीराणि वक्ष्यन्ते कर्म चैषां गुणाश्चय। अब दूध के बारे में बात करते हैं और उनका कर्म और उनके गुण। अविक्षीरम अजाक्षीरम गोक्षीरम माहिषं चेत् उष्ट्रीणाम अथ नागीनाम वडवायाः स्त्रियास्तथा। 5 गव्य घृत हेच खरं मूत्रात तयार करा, पंचगव्य घृत है। लेकिन ये अलग है। पंचखर मूत्र ऐसा नाम है, गव्य नहीं कहेंगे उसको। और शायद ये बात हो सकती है कि इस प्रकार से खर मूत्र और खर पुरुष, उसका ही दूध, उसका ही दही और इन सबों को घी, उसका ही घी, ये इस प्रकार के खर मूत्र से प्रयोग कर सकते हैं ये उन्माद अपस्मार वगैरह में। खर मूत्र बस्तीमध्ये वापरू शकतो का? यूज तो कहीं कर सकते हैं, उतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो अगर मिलता है जहां, वहां उसके बारे में कुछ मेडिसिन बना के रख देंगे तो शायद बात हो सकती है। और अगर इस प्रकार का पंचखर मूत्र बनाते हैं तो एक अलग बात होगी। प्रयोग करने के हिसाब से सोच सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भावनाएं देकर गुटिका बनाए, ये बेटर ऑप्शन है। और उन गुटियों का प्रयोग करेंगे तो भी चलेगा इस प्रकार से। तो अविक्षीर मेंढी का दूध, अजाक्षीर गोक्षीर, माहिष, उष्ट्री, नागी यानी कि हत्ती, हाथी, वड़वाया ये अश्व है,
स्त्रियाः तथा और मानव स्त्री का इस प्रकार का प्रायश मदनम स्निग्धम शीतम स्तन्यम पयोमतम। तो स्तन्यम पेय जो है वो प्रायः स्निग्ध शीत मधुर इस प्रकार का है। प्रीणनम ब्रूहणम वृषम मेद्यम बल्यम मनस्करम। ये प्रीणन है, ब्रूहण है, वृष्य है, मेद्य है, बल्य है और मनस्कर इस प्रकार का है। मूत्र आतपशुष्क करून ठेवता येते गरजेनुसार पाणी टाकून वापरण्यासाठी। ये भी बात है। इस प्रकार से गोमूत्र घन बन सकता है और उसमें कुछ मिलाकर डाल सकते हैं। मैंने गोदारवी बनाई थी, दारू हल्दी का चूर्ण लेकर उसमें गोमूत्र डालते रहना और जब सूखता है फिर से डालना, इस प्रकार से तो 7 भावनाएं दे देंगे। तो ये श्वित्र में आई है गोदारवी। और इसी प्रकार के हरितकी का भी प्रयोग कर सकते हैं, गोमूत्र हरितकी, इसका प्रचलन हो सकता है। तो कफ प्रधान रोगों में ये दोनों अच्छे काम करने वाले इस प्रकार के हैं। तो दूध जो है वो इसके सामान्य गुणों में भी प्रीणन है। तो प्रीणन का मतलब रसधातु पर कार्य है, ब्रूहण है तो मांस और मेद पर कार्य है, वृक्ष है तो शुक्र पर कार्य। ये जो पद्म का अधिगण बताया गया है, पद्म का पुंड्र वृद्धि शृंगे मृतादश जीवन संज्ञा स्तन्यकराग्रंथीर्ण पित्तम प्रीणन जीवन ब्रूहण वृषा। तो स्तन्यकर ये बात बताई गई है। तो इसमें गुड़ुची है, तो गुड़ुची का स्तन्य जनन के लिए ज्यादा प्रयोग नहीं होता। दश जीवन संज्ञा इसमें यष्टि मधु ही निश्चित रूप से उपलब्ध है। तो इनका एक कल्प बना के दूध के साथ अगर देते हैं और पद्म काष्ठ वगैरह ये अगर देते हैं उसके साथ में जोड़ के, तो स्तन्यकर स्तन्य बढ़ावा देने वाला या प्रीणन इस प्रकार का है। ब्रूहण है तो माउथ मेद के ऊपर भी अच्छी एक्शन इस प्रकार का है। और वृक्ष है वो सद्य शुक्र कर इस प्रकार का भी बताया जाता है। और खास बात मेध्य बल्य है। तो दूध के इन गुणधर्मों के बारे में कोई बताता नहीं। अभी कैल्शियम का सोर्स है, बाकी विटामिन का सोर्स है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से दूध के बारे में बहस की जाती है। लेकिन ये मेध्य है, मेधावर्धन करने वाला है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और मनस्कर है, ये भी बात अच्छी है, ओजोवर्धक होकर ये मनस्कर इस प्रकार का होगा। पांडु पित्ताचा व्याधी मूत्र कशा प्रकारे उपजता है। लेकिन ये सभी दोषों का है, केवल पित्त का नहीं है। पित्त प्रधान को पित्ता यथोक्त उपनिर्मला तत्रा निलेन बलिना क्षिप्तम पित्तम हृदय स्थितम, ये पांडु रोग की संप्राप्ति है। तो पित्त प्रधान दोषों का प्रकोप है, फिर भी जहां अवरोधात्मक संप्राप्ति है वहां गोमूत्र उपयुक्त इस प्रकार का होगा। तो हमें तारतम्य रखना है सभी के बारे में जो इस प्रकार के सूत्र आते हैं, तो ये कहाँ पे उपयुक्त होगा, ये हमें सोचकर उसके बारे में चिकित्सा करनी है, चिकित्सा में उसका प्रयोग करना है। तो मेध्य है, बल्य है, मनस्कर है, जीवनीयम श्रमहरम श्वासकास्त निवारणम हंति शोणित पित्तंच संधानम विहतस्य च। जीवनीय भी है तो रक्त के ऊपर भी काम है, श्रमहर है, श्वासकास निबर्हण, श्वास और कास को नष्ट करने वाला है, रक्त पित्त का नाश करने वाला है और विहत जो है उसका संधान करने वाला, ये भी बात है। तो जोड़ना इस प्रकार की जो चीज होती है उसके लिए भी घृत क्षीर महत्वपूर्ण है। सर्व प्राणभृताम सात्म्यम शमनम शोधनम तथा, सभी प्राणियों के लिए सात्म्य है। और पहला जो तो दूध ही होता है, स्तन्य इस प्रकार का दिया जाता है, पहला अन्न जो है इस प्रकार से। अभी प्रांग निवारित स्तन्य से ये जो हमारे यहाँ अलग बात बताई गई है,
सुवर्ण प्राशन वगैरह इस प्रकार से कराते हैं, लेकिन मूल रूप से दूध ही उसका अन्न इस प्रकार का है बालक का। शमन और शोधन दोनों प्रकार के काम करता है। तृष्णाग्नम दीपनीय श्रेष्ठम क्षीण क्षतेषु च। तृष्णा कम करने वाला दीपनीय और क्षीण क्षत में श्रेष्ठ इस प्रकार का है। तो ये भी एक अच्छी बात है, तृष्णाग्न है। और खास करके किडनी फेलियर के पेशेंट्स में हम केवल दूध पर रख सकते हैं या दुग्ध प्रधान इस प्रकार का आहार रख सकते हैं। तो जो द्रव की आपूर्ति चाहिए शरीर के लिए वो दूध से हो जाती है। इसका पचन अन्नव स्रोतस में होता है, उदकव स्रोतस में नहीं होता। तो ये भी एक अहम मुद्दा इसमें है। और तृष्णा इससे अगर कम हो जाती है तो इसमें हमें पाबंदी रखनी है पानी पीने पर। कम से कम पानी पीना है। मैं तो 2 लीटर पानी उसमें 1 मुट्ठी लाजा और सोना डाल के उबाल के आधा लीटर रखने के लिए कहता हूँ, और उतना ही पीने के लिए कहता हूँ। तो दूध पे रहते हैं तो तृष्णा का भी शमन हो जाता है, और फिर पानी की जरूरत कम इस प्रकार की हो जाती है। तो उस हिसाब से किडनी फेलियर में खास करके दूध उपयुक्त इस प्रकार का है। पांडुरोगे अम्ल पित्ते शोषे गुल्मे तथोदरे। क्षीण और क्षत इसमें भी श्रेष्ठ है। पांडुरोग, अम्ल पित्त, शोष, गुल्म, उदर इन सभी में उपयुक्त है। अब पांडुरोग ये अम्ल पित्त में लोग बताते हैं कि अगर अम्ल गुणोद्रिक्त पित्त है तो दूध लेने से वो फट जाता है और उल्टी होती है तो दही जैसा होकर बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से अम्ल गुणोद्रिक्त अम्ल पित्त में दूध देना उचित है या नहीं है, इस प्रकार की शंका निर्माण की जाती है। तो उसमें ऐसा है कि अगर अम्लत्व बहुत ही ज्यादा है तो हमें क्षार का प्रयोग करना है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। कल्याण का क्षार अच्छा है, या शंख क्षार और हिमोग्राही शंख भी क्षार है। तो शंख भस्म का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। और जब अम्लता कम हो जाती है तो दूध दे सकते हैं। वैसे गैस्ट्रिक अल्सर में दूध की बात हो सकती है। डिओडिनम अल्सर में तो दूध बहुत अच्छी दवा है। मॅरेथॉन किंवा अन्य दमछाक करणाऱ्या खेळामध्ये मध्ये मध्ये जे ड्रिंक देतात त्याऐवजी दूध दिले पाहिजे। सिद्ध दूध दिले तर अजून चांगले। अभी इसके बारे में है, जो एलोपैथी ने इसके बारे में ज्यादा रिसर्च किया है, और खास करके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इस प्रकार का हो जाता है। और इसके लिए ये सुझाव फलरस वगैरह इस प्रकार से देते हैं, या कुछ ड्रिंक्स इस प्रकार के बना के देते हैं, हेल्थ ड्रिंक कहते हैं। तो इन्होंने एलोपैथी के पैरामीटर सेट किए हैं, जो ब्लड में क्या कम हो रहा है वगैरह इस प्रकार से, और उसकी आपूर्ति तात्काल करेंगे तो स्टेमिना बढ़ता है, टिकता है, ऐसा कहना है। तो हम अपने तरीके से इसके बारे में सोच सकते हैं। केवल दूध के बारे में भी ही सोचना है ऐसा नहीं है, पानक का भी विचार हो सकता है। और खास करके अगर धूप में दौड़ते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा अलग विचार करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें इसमें काफी स्कोप है। फिर भी हमारे तरीके से विचार होना ये आवश्यक इस प्रकार का होगा। और हमारी दृष्टि से किस प्रकार की चीजें दे सकते हैं, ये अगर हम अच्छी भली भांति समझ लेंगे तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो वैसे स्पोर्ट्स मेडिसिन में काम करना जरूरी है। अभी इतने बरसों के बाद खेल में भारत आगे आ रहा है। एक हॉकी को छोड़ के किसी क्षेत्र में
आयुर्वेद का कुछ भारत का कुछ योगदान नहीं था। लेकिन अभी बैडमिंटन से लेकर बहुत सारे खेलों में भारत अग्रसर हो रहा है, ये अच्छी बात है इस प्रकार से। लेकिन उसमें आयुर्वेद का इंट्रोडक्शन नहीं है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कलमाड़ी ने किया था। कलमाड़ी के बंधु सुरेश कलमाड़ी के डॉक्टर है, इनका यहाँ मुल्शी में रिजॉर्ट है। विदेशी लोग ज्यादातर आते हैं। तो उन्होंने कुछ प्रयास इस प्रकार से किए थे कि डाइट में चेंजेस करके खेलने वाले लोगों के लिए कुछ सुझाव दे दे। और कुछ काम ज्ञान प्रबोधिनी की कीड़ा प्रबोधिनी है, जो निगड़ी की ब्रांच है, उसमें मुख्य ब्रांच। तो 8वीं 9वीं 10वीं से कक्षा से लेकर जो स्पोर्ट्स में अच्छा काम करना चाहते हैं, उनके लिए आयुर्वेद दृष्टि से परीक्षण करके उनको क्या देना है क्या नहीं देना है, इसके बारे में वहां पे बहस हो रही है। अब मुझे मालूम नहीं अभी स्थिति क्या है उसकी, और उसमें से कोई खिलाड़ू राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गए हैं क्या, इस प्रकार से। लेकिन कुछ प्रयास इस प्रकार से चल रहे हैं। वैद्यों के संबंध में अगर कोई रिश्तेदार होता है तो इसके बारे में थोड़ी बहस होती रहती है। लेकिन इसमें काम करना एक थोड़ा जरूरी इस प्रकार का होगा। राजीव शारंगपाणी स्पोर्ट्स मेडिसिन में काम करते हैं। वो केवल पोजेस बताते हैं और वो कितनी बार करना है क्या करना है बताते हैं। ऑर्गेनाइजर्स ऑर्गेनाइजर्स का क्या मतलब है? ज्ञान प्रबोधिनी या ऑर्गनायझेशन ही है। स्पोर्ट्स पर्सनला 2च वेळ जेवण सांगणे योग्य राहील का, त्यांना एनर्जीसाठी कसं सजेशन देता येईल? वास्तव में मैं इसमें अधिकारी नहीं हूँ। मैंने इसमें काम नहीं किया है। तो 2 ही दफा खाना है या नहीं खाना है, इसके बारे में मुझे नहीं लगता 2 ही दफा खाना उपयुक्त होगा। मिलिट्री में काफी एक रिगरस एक्सरसाइज होता है। 2 3 4 घंटे तक एक्सरसाइज रहता है और बहुत ही हेवी रहता है। तो उनके लिए ये सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा कि 2 दफा खाना काफी नहीं होगा, और उसको पचाने की भी शक्ति उनमें अच्छी रहती है। तो ये भी बात नहीं होती कि उनका जीर्ण हो जाए वगैरह इस प्रकार से। फिर बात ये होती है कि जब रिटायर हो जाता है मिलिट्री से, तो खाना वैसा ही चलता रहता है और व्यायाम बंद हो जाता है, तो वे मुसीबत में आ जाते हैं। लेकिन इन सभी के लिए अलग सूत्र रहेगा। शुद्ध संभवति प्रक्वेशु रसदोष मलेशु च काले वा यदि वा काले सोन्न काल उदाहरता, ये योग रत्नाकर में श्लोक है कि पक्वेशु रसमल दोषेशु, रसमल पक्व ये अगर दोष ये पक्व हो जाते हैं तो क्षुद्ध संभवती, तो क्षुधा निर्माण होते हैं। काले वा यदि वा काले, काल हो या अकाल हो। सोन्न काल उधार होता, वो अन्न काल बताया गया है। तो खास करके इन लोगों के बारे में, स्पोर्ट्स की बात हो या सैनिकों की बात हो, इस प्रकार से भाग मिल्खा भाग इस पिक्चर में पसीने से बाल्टी भरता है। इतना व्यायाम करता है। तो इस प्रकार का इतना व्यायाम अगर है तो कम आहार से काम कुछ नहीं होगा। आहार उसको पोषक और अच्छा ही होना चाहिए, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो इसमें आगे हम कुछ कर सकते हैं। पहले तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी हेल्थ क्लब्स या जिम्नेशियम्स जो है वहां पे आयुर्वेद की दृष्टि से
अगर हम कुछ सलाह देना आरंभ करेंगे, ये हम बताते हैं हाई प्रोटीन डाइट देना है इसलिए सोयाबीन खाना है या अंडे लेना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये थोड़ा अजीब चक्कर है। अगर हम अच्छे सुझाव इसमें दे सकते हैं। वैसे व्यायाम ज्ञान कोश ये सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी बड़ौदा में पब्लिश्ड है, मराठी में है। 9 खंड है उसके, 9 वॉल्यूम्स है। प्राचीन तरीके के सभी व्यायाम के बारे में जानकारी है। तो इसमें निश्चित रूप से खुराक के बारे में जानकारी है। मैंने पढ़ा नहीं है, सिर्फ देखे हैं ये वॉल्यूम्स। जब मैं बड़ौदा गया था तो ये वॉल्यूम्स देखे हैं। तो ये भी एक आदत डालनी है कि जब हम किसी दूसरे शहर में जाते हैं, दूसरे गांव जाते हैं, तो अगर इस प्रकार की कोई लाइब्रेरीज है जो पुरातन लाइब्रेरीज वगैरह है, इस प्रकार से काफी संग्रह जिसमें है, तो हमारे लिए उपयुक्त कुछ ग्रंथ वहां पे है क्या, ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। व्यायाम ज्ञान कोश इसी प्रकार का नाम है उसका। सयाजीराव यूनिवर्सिटी, गायकवाड़ यूनिवर्सिटी बडोदा में। नाही ग, मला आठवतं ते बडोद्यातच आठवतं। तंजावर की लाइब्रेरी बड़ी है, सरस्वती महल करके तंजावर में लाइब्रेरी है। उसमें काफी मैन्युस्क्रिप्ट्स बड़ी बड़ी मात्रा में है। और हम जब गए थे, सौभाग्य से दुर्भाग्य से वो छुट्टी का दिन था। तो हम लाइब्रेरी देख नहीं पाए। लेकिन ये होना चाहिए, जाकर देखना चाहिए। मुझे एक अजीब बात देखी थी मैंने, सिडनी यूनिवर्सिटी में मैं गया था और फिर वहां लाइब्रेरी में गया, तो केरल की अष्टांग संग्रह के ऊपर एक संस्कृत टीका वहां पे देखने को मिली। तो जो मैंने यहाँ पे देखी नहीं थी। यहाँ हिंदू टीका ही है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये भी अजीब बात है कि हमें ही पता नहीं है कहाँ विश्व भर में क्या उपलब्ध है इस प्रकार से। अभी इनफ्लिबनेट करके एक बड़ा प्रोग्राम है लाइब्रेरी साइंस में। सभी जो लाइब्रेरी विश्व भर की लाइब्रेरी है वो एक पोर्टल से जोड़ी जाती है। और लाइब्रेरियन का ये कर्तव्य रहता है कि जितने भी ग्रंथ उसके लाइब्रेरी में हो उन सभी का कैटलॉग करके, इंडेक्सिंग करके उसमें डाल देना है। कम से कम नाम क्या है, ऑथर कौन है, कब का पब्लिकेशन है वगैरह वगैरह। और ये हर तरीके तो उनके बारे में भी एक्चुअली होना चाहिए, हुआ नहीं है एक्चुअली। यहाँ भांडारकर इंस्टीट्यूट में कैटलॉगस कैटलॉगम करके कैटलॉग है। कैटलॉग का कैटलॉग ऐसा कहते हैं, कैटलॉगस कैटलॉगम। तो इसमें 1 लाइन कैटलॉग मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स का है। ये भांडारकर में पुणे में ही उपलब्ध है। तो 1 लाइन क्या का मतलब होता है, सिर्फ नाम, उसका ऑथर, उसकी डेट, और उसमें अगर कुछ जानकारी के बारे में पता चलता है तो उसी सेंटेंस में एक एक्सेल शीट बनता है, उसी में दे देते हैं। अब ये तो पूरा दुर्लक्षित इलाका है। कि कोई ये समझने की कोशिश ही नहीं करता कि कहाँ पे क्या है इस प्रकार से। और इनफ्लिबनेट के जरिए पूरे विश्व भर में कोई भी किताब कहीं किसी भी लाइब्रेरी में उपलब्ध हो तो उसके बारे में पता चल सकता है कि हाँ ये इस लाइब्रेरी में उपलब्ध है। अब फिर उस लाइब्रेरी से कांटेक्ट करके अगर हम उसके पीडीएफ बना के, उसके फोटोकॉपी निकाल के पीडीएफ बना के वो सेंड कर सकते। तो ये टेक्नोलॉजी का फायदा है। अभी अभी यहाँ पे पुणे में भी आर्काइव्स है। फिल्म आर्काइव बड़ी इंस्टीट्यूट है। पुराने सभी जो फिल्में हैं उनको इस प्रकार से डिजिटलाइज करके रखे रखे हैं, क्योंकि ये प्रिंट खराब हो जाती है। और ये बीच बीच में कभी इस प्रकार के जो प्रिंट से डिजिटलाइज किया है वो वर्जन दिखाते रहते हैं मुफ्त में। कुछ बरस पहले मैंने सुहासिनी पिक्चर वहां पे जाकर देखा था, मराठी में, जो काफी मशहूर इस प्रकार का था। प्रिंट उतनी अच्छी नहीं थी। बीच बीच में रुकावट आती थी, लेकिन फिर भी इस प्रकार का काम हो रहा है, ये भी बात अच्छी है।
सेंट्रल गवर्नमेंट का मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी के बारे में अलग सेक्शन है, अलग डिपार्टमेंट है, और सभी भारत भर के और विश्व भर के मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसका आर्काइव करने का काम चल रहा है। अब बात ये है कि ये देखने वाले कौन है? अगर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि इतना ज्ञान भंडार हमारे पास मौजूद है, मुस्लिमों के आक्रमण के बाद इससे कई गुना ज्यादा ज्ञान भंडार नष्ट हो गया है, उन्होंने तो ग्रंथ जला दिए, फिर भी जो शेष रहा है वो भी इतना बड़ा है कि उसको भी हम भली भांति देखने की कोशिश करेंगे और उसको प्रचलन में लाने की कोशिश करेंगे तो भी बड़ा काम इस प्रकार का होगा। लेकिन दुर्दैव से इसके बारे में जानकारी रखने वाले लोग बहुत ही कम इस प्रकार के हैं। तो ठीक है, पांडुरंग अम्ल पित्ते च शोषे गुल्मे तथोदरे, शोष गुल्म और उदर में तो स्विमिंग मध्ये मी 8 मुली व 8 मुलांना मुस्तादी यापन आणि मात्राबस्तीचा वापर केला। अच्छी बात है। तो इसको पब्लिश करो कि अगर हम इस प्रकार के कुछ प्रयास कर रहे हैं तो इसको पब्लिश करो। अभी हमारे ग्रुप में ये सविता पासलकर है, उसकी बेटी नेशनल चैंपियन है स्विमिंग में, तो वो जाती रहती है बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने के लिए। वो भी काफी प्रयास कर रही है इस प्रकार से दवाइयाँ देना, अभ्यंग के लिए कुछ सुझाव देना वगैरह वगैरह। तो एक बड़ा क्षेत्र है और जरूरत है कि हमें इसमें दखलंदाजी देना और आगे इसको बढ़ाना इस प्रकार से। शोषे गुल्मी तथोदरे, उधर जातोदक अवस्था में तो दूध पे ही रखना है, दूसरी कोई अन्न देना ही नहीं है इस प्रकार से। अतिसारे ज्वरे दाहे श्वेयथौच विशेषता, अतिसार में भी दूध श्रेष्ठ है, दूध वैसे अतिसार करने वाला है लेकिन कुछ लोगों के लिए ग्राही हो जाता है, और जहां अतिसार से दोष निकल रहे हैं उनको रोकना नहीं है, उसमें दूध फायदा करता है। जैसे प्राणदा प्राणदा दोषे विबद्धे संप्रवर्तिनी, बात कही गई है कि हरित की विरेचन करवाने के लिए अतिसार में देते हैं, ताकि एक बार दोष संचय निकल जाए तो अतिसार अपने आप शांत हो जाएगा इस प्रकार से। उसी प्रकार से भी दूध का विचार अतिसार में हो सकता है। ज्वरे दाहे श्वेयथौच विशेषता, ज्वर दाह और विशेषतः श्वेत में दूध उपयुक्त है, तो उसी हिसाब से मैंने इसको किडनी फेलियर में प्रयोग करना शुरू किया कि इसमें शोथ ये प्रधान लक्षण है, सर्वांग शोथ, मुख शोथ, हस्तपाद शोथ ये सभी होते हैं। और अनुभव ऐसा है कि जब केवल दूध देना आरंभ करते हैं तो 2-3 दिन में ही शोथ चला जाता है पूरी तरीके से उतर जाता है तो श्वेतौच विशेषतः खास करके सूजन में ये बहुत अच्छा इस प्रकार का काम करता है। योनि शुक्र प्रदेशेशु मूत्रेशु अप्रचुरेशु च, योनि और शुक्र ये इनके प्रदोष, तो ये एक आम बात है कि कैंसर के मरीजों में मैं दूध का प्रयोग करता रहता हूँ। ये इसमें शुक्र दृष्टि हो जाती है, बीज दृष्टि हो जाती है, तो योनि शुक्र प्रदोष इसमें दूध काम करता है। तो उस दृष्टि से कैंसर के मरीजों को केवल दूध पे आहार के रखना ये मैं बहुत वर्ष से करता रहा हूँ। मूत्रेशु अप्रचुरेशु च, मूत्र अगर कम मात्रा में हो रहा है, जो खासकर किडनी फेलियर में दिखाई देता है, 2 या 3 बरस के बाद डायलिसिस अगर चालू रहता है 2-3 बरस तक, तो मूत्र का निर्माण ही नहीं होता। 50 ml तक ज्यादा से ज्यादा मूत्र होता है और बाद में वो भी बंद हो जाता है, केवल आपको डायलिसिस करके ही पानी निकालना है, इस प्रकार की बात होती है। पुरुषे ग्रथते पथ्यम वातपित्त विकारिणाम, पुरुष अगर ग्रथित है तो पथ्य है, और वातपित्त विकारियों के लिए भी पथ्य इस प्रकार का। तो ये भी बात होती है, लेकिन कुछ लोगों में इससे अवरोध होता है, पुरुष ग्रथित होता है, ऐसी बात होती है मरीजों में दूध के साथ, केवल दूध पे रखते हैं तो। और जब थोड़ा खाना उसके साथ में शुरू करते हैं तो
ग्रथी तत्व निकल जाता है। और इसमें भी बालकों में केवल दूध पे रहते हैं 6 महीने तक, उसमें तकलीफ नहीं होती। जब क्षीरान्नदा अवस्था आ जाती है तो अगर अन्न शुरू नहीं हुआ तो बालकों में ये पुरुष ग्रथित होना यह समस्या हो सकती है. पक्वातिसारमध्ये आंत्रबल पुन्हा प्राप्त होण्यासाठी व धातुक्षय भरून काढण्यासाठी दुधाचा निर्देश आला असावा का? हो सकता है. वैसे अतिसार में भी कर सकते हैं और अतिसार दुरुस्त होने के बाद भी इसके बारे में कर सकते हैं. तो एक शीतकृताभ्यासो रसायनानां ये एक बात अहम है कि ये रसायन करने वाले चीजों में सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का है, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए. ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं. सोमवार को तो होगा, मंगलवार बुधवार दोनों दिन अमावस्या है तो लेक्चर नहीं होगा. सोमवार को लेक्चर होगा और फिर बाद में गुरुवार को डायरेक्टली होगा. आयुर्वेद प्रकांड निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्. योगसूत्र हो सकेगा बुधवार को. बुधवार को शायद हो सकेगा क्योंकि अमावस्या जल्दी खत्म हो रही है. इस बुधवार को मैं नहीं कर पाया क्योंकि बहुत थक गया था ये जबलपुर के आने से, तो इसलिए वो नहीं हो पाया. तो सोमवार तो बात करेंगे. ओम शांति शांति शांति. विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्.